नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 5 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। अ, आज दोस्तों न्यूज़ है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, आज गुड नंबर ऑफ़ न्यूज़ है। एंड कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे कंपनी स्पेसिफिक है, बट उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा है, तो वो हम कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने और एक ट्रेंड देखा है कि मेरे व्यूज़ जो है वीडियोस के, वो बाद में बढ़ जाते हैं। मतलब जिस दिन मैं अपलोड करता हूँ उसके बाद में बढ़ जाते हैं। प्रॉब्ली ऐसा होगा कि आप लोग ज़्यादा बाद में देखना प्रेफर करते होंगे, बट मेरा बस यही मैसेज है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप एटलीस्ट व्यू ज़रूर करिए हर वीडियोस को, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये चलता ही रहेगा हमेशा से। इसके लिए, ये सीरीज़ के लिए तो मैं चार्जेस नहीं लूँगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का अच्छा से अच्छा फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों लोग के साथ भी शेयर करिए इस वीडियोस को, तो ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मर्जर वोंट हैव एडवर्स इम्पैक्ट एआई विस्तारा टू सीसीआई। देखिए क्या है इसमें कि एयर इंडिया जो है अपने सारे ग्रुप एयरलाइंस को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं, एंड देन उसमें वो एक मेजर मार्केट शेयर होल्ड करने लगेगा। मेजर तो मैं क्या बोलूँगा, लेकिन इसमें कि एयर इंडिया का दिल्ली मुंबई की कुछ फ़्लाइट्स है जो कि बिज़ीएस्ट रूट रहता है, फिर दिल्ली बेंगलुरु का रूट इतना बिज़ी रहता है, तो ये सब में 49% 52%। तो ये निकल के आ रहा है कि एयर इंडिया का ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट शेयर हो जाएगा मार्केट में, वो पूरा मोनोपोली टाइप का हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो ये चीज़ तो पहले एयर इंडिया ने सबमिट किया अपने प्रपोजल में। फिर उसके बाद इसमें टर्म यूज़ किया गया कि एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन थ्रू एन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अप्रोच। इसका मतलब क्या है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अप्रोच का? एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर कोई रेगुलेटर ये देखना चाहता है कि आपका एक डोमिनेंट शेयर तो नहीं आ रहा है कहीं, तो वो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन अप्रोच यूज़ करता है। जैसे कि क्या, वो ये देखेगा कि आपके कितने ओरिजिन और डेस्टिनेशन फ़्लाइट्स है, और उस रूट में आपका कितना शेयर है वर्सेस कंपेटिटर्स का कितना शेयर है। जैसे इसमें चार्ट में दिया हुआ है कि भाई एयर इंडिया का दिल्ली मुंबई का पूरे ग्रुप का फ्लाइट का शेयर हो जाएगा 49%, बट इंडिगो के तब भी 31% रहेगा, यानी कि 51% अभी भी दूसरे प्लेयर्स के पास है। तो ऐसा कोई डोमिनेंट पोजीशन एयर इंडिया के पास नहीं होगा। फिर इसमें ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि डिफरेंसेस बिजनेस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इज जस्ट दैट कि एयर इंडिया जो है कंसोलिडेट करके अपने मतलब अपने कस्टमर्स बेस, अपने रेवेन्यूज़ वगैरह को ज़्यादा फोकस कर सकती है, सिवाय उसके कि कॉस्ट सिनर्जी उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। दो टाइप के सिनर्जी होते हैं दोस्तों, कॉस्ट सिनर्जी, रेवेन्यू सिनर्जी। तो एयर इंडिया को ज़्यादा रेवेन्यू सिनर्जी मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट सिनर्जी। फिर एक दूसरा न्यूज़ है दोस्तों M3M के बारे में। M3M का ईडी के साथ वो चल रहा है, क्वेश्चनिंग चल रहा है। ईडी ने नोटिस भी भेजा है M3M वाले लोग को, उनके डायरेक्टर्स वगैरह को। इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, बंसल्स जो डायरेक्टर है इनके, उनके खिलाफ। तो इसमें ये चीज़ बोला गया है कि भाई हरीश साल्वे जो है, इनके जो लॉयर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि ईडी के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पावर्स हैं। ईडी किसी को भी चाहे तो अरेस्ट कर सकता है, किसी को भी चाहे तो इंटरोगेशन कर सकता है विदाउट एनी लिमिट। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एक अपील किया है कि भाई आप जो है ईडी के पावर को थोड़ा लिमिट करिए, ताकि क्या है, ईडी के पास जितने सारे जो पावर्स हैं इंटरोगेशन के या इलीगल डिटेंशन के, वो थोड़े कम होने चाहिए। आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों? ईडी तो काफ़ी चर्चे में भी है और न्यूज़ वगैरह आप भी पढ़ते ही होंगे, तो आपका इस चीज़ में क्या व्यू पॉइंट है? ईडी के पावर्स को कितना हद तक क्या लिमिट करना चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर पावर को अगर आपको लगता है लिमिट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, चाइनीज़ प्रेसिडेंट रूट्स फॉर BRI डिस्पाइट इंडिया एक्सप्रेसिंग रिजर्वेशंस। देखिए मुद्दा क्या बताता हूँ। चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि चाइना पूरे अपने मतलब अपने कंट्रीज़ से अलग अलग कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रहा है थ्रू रोड्स, ठीक है। तो अलग अलग बेल्ट्स, अलग अलग रोड्स बनाएगा, और उससे कनेक्शन करके चाइना अपना लॉजिस्टिक्स आप बोल लीजिए या ये सब चीज़ में कॉस्ट बचाएगा। तो अब क्या है, चाइना का एक बेल्ट BRI का जो पार्ट है, जिसे हम कहते हैं कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर जो है ये हमारे POK से होके गुजर रहा है। तो इंडिया ने ऑब्वियसली इस चीज़ को अपोजिशन उसने उठाया कि भाई ये हमारे CPEC से होके गुजर रहा है, एंड दैट इज़ हर्टिंग आवर सोवरेनिटी। तो चाइना तभी मान नहीं रहा। चाइना ये कह रहा है कि यार अब ख़त्म करो ये सब चीज़, अब
तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान के पास है ये और पाकिस्तान से मिलना नहीं है, तो ऑब्वियसली इंडिया तो इस चीज़ में अपोजिशन करेगा ही, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा पार्ट है, पाकिस्तान बस अभी कुछ टाइम के लिए कब्जा के बैठा है। तो इस चीज़ के लिए इंडिया ने अपोज किया, बट चाइना कह रहा है कि हम BRI के साथ आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बैंक्स टोल्ड टू पुश 3 लाख करोड़ स्टक बजट होम प्रोजेक्ट्स। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम लेके आया है, जिसमें से एक का नाम है स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, दैट इज़ स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो कि SBI कैप वेंचर्स के अंडर आता है, ये फंड का इन्वेस्टमेंट वगैरह का। इसमें क्या होता है कि कोई भी होम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अगर स्टक है तो इसको ये कंप्लीशन के लिए फ़ंड दे सकती है, ये फंडिंग ये जो फंड है, तो ये फंडिंग कर देगी उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को। लेकिन इनका एक शर्त रहता है, इनका शर्त क्या रहता है कि जैसे मैं फंडिंग कर रहा हूँ, अगर हाउसिंग फिर जब बिकना चालू हो जाता है हाउसेस वगैरह, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर मेरा सबसे पहला हक रहेगा। तो बैंक्स वगैरह यही चीज़ बोलते हैं कि भाई हम कैसे अपना हक को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, हम कैसे अपना राइट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो देखिए फिर अगर मान लीजिए ऐसे अगर प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो इसमें जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो कैसे कैसे पैसा मिलेगा। सबसे पहले स्वामी फंड को उसका कैपिटल अमाउंट मिल जाएगा, प्लस जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर्स जो बैंक वगैरह जो लोन जो दिए उनको मिलेगा, एंड देन अनसिक्योर क्रेडिटर्स वगैरह को मिलेगा, जो छोटे मोटे क्रेडिटर्स जैसे सीमेंट पास कर रहे हैं या रेती गिट्टी जो उनको ला के दे रहे हैं, तो उनको फिर फाइनली अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे कर करके ये एक ऑर्डर में चलेगा। तो फर्स्ट राइट उनका आ जाता है स्वामी फंड का। तो इसलिए बैंक्स वगैरह अपोज करते हैं कि भाई ये तो गलत है ना भाई, हम तो ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए देते, अब तुम लास्ट मोमेंट में आ रहे हो और तुम ये चीज़ कर रहे हो। तो इसके कारण क्या है, एक रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का। तो इसीलिए इस बोला गया है कि भाई बैंक को कि भाई आप जो है प्लीज़ कोऑपरेट करिए, लेट स्वामी फंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड देन एटलीस्ट यू विल हैव सम रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, मतलब एटलीस्ट तुम्हारा रियलाइजेशन तो होना स्टार्ट हो जाएगा पैसे का, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, वाटर लेवल्स एट लेस देन हाफ इन 75% रिजर्वायर्स। 75% रिजर्वायर्स जो है इंडिया में, उसमें लगभग हाफ से भी ज़्यादा पानी अभी तक भरा है। जब रिजर्वर में फुल हो जाना चाहिए पानी, तब हमें लगेगा कि हाँ चलो एडिक्वेट रेनफॉल हुआ है, अभी तो हाफ से भी ज़्यादा है। 33% जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है। तो आप सोचिए किस हद तक हमारा अभी रेनफॉल अभी डेफिशिएंट रहेगा, या किस हद तक हमारा ये प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, या किस हद तक अगर सप्लाई रिड्यूस होता है तो इन्फ्लेशन भाग सकता है, और किस हद तक RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, और किस हद तक वापस से हमारा ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो सोचिए एक रेनफॉल से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकनॉमी, क्योंकि देखिए हम रेनफॉल डिपेंडेंट इकनॉमी है, हमारे पास आज भी इरिगेशन का जो लैंड है वो लगभग 50% ऑन पेपर्स तो है एटलीस्ट। तो आप समझ लीजिए ग्राउंड लेवल पे तो 50% से भी कम है इरिगेशन लेवल। तो हम मेजरली रेनफॉल डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगर रेनफॉल नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन काफ़ी सीवियरली हिट होगा, जो कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि रेनफॉल डेफिशिएंट, अभी तो पता चल गया रेनफॉल डेफिशिएंट है, बट अब कितना है क्या है वो चीज़ आने वाला टाइम में बता पाएगा। IMD ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि भाई आने वाले टाइम में थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल के कारण थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा, जो कि ख़राब हो गया है अभी एल नीनो के कारण। तो अब देखते हैं इसमें आगे, तो मतलब थोड़ा जब मंथ्स ऐसे पास होते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि रेनफॉल कितना क्या हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ मैं तो बोलता हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ नहीं, एक कोटेशन है। जैसे मोदी जी ने बोला था कि देयर इज़ नो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, ठीक है। वैसी ये लाइन को तो आप कहीं पे भी चेप सकते हो, अपने अपने ऐसे में चेप सकते हो, अपने आप इंटरव्यू वगैरह में भी अगर आप डाल सकते हो। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर है कि भाई गवर्नमेंट का आजकल डेट में क्या बिजनेस में वो है इंटरफेरेंस है, या कितना हद तक रेगुलेटेड है, तो ये सब चीज़ें। और फिर ये भी लाइन आप आराम से अपने ऐसे या कोई कंपरेटिव एग्जाम्स वगैरह लिख रहे हो तब, या कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तब, कि गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड नॉट रेगुलेटेड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, गोयल। तो इन्होंने ये चीज़ बोला है कि गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि भाई हम रेगुलेशन पे रेगुलेशन लेके आएंगे एंड स्ट्रिक्ट रूल्स को कंप्लाई कर रहे हो, उसे नहीं कर रहे हो तो फिर हम फाइन करेंगे, ये सब चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट का ये चीज़ रूल है कि भाई मतलब गवर्नमेंट का यही काम है कि हम फैसिलिटेट करवाएंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को, ताकि वो स्मूथली ग्रो करे और स्मूथली ये इकोसिस्टम चलता रहे। नेक्स्ट दोस्तों, OTTs टू सेटअप ड्यू डिलिजेंस टू कर पेस्की कॉल्स फिशिंग।
देखिए, सबसे फेमस ओटीटी जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम, ये सब जो है अब अपने एक प्लेटफ़ॉर्म को डेवलप कर रहे हैं। ये न्यूज़ मैंने पहले भी कवर किया है कई बार, बट ठीक है, चलिए आज भी कवर कर देता हूँ कि ये लोग भी एक प्लेटफ़ॉर्म को ऐसा डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ऐसा लेके आ रहे हैं, ताकि जो फ़िशिंग कॉल्स रहते हैं, जिससे आपके डेटा ज़बरदस्ती चुराए जाते हैं, वो सब थोड़ा कम हो या वो सब बंद हो जाए। अभी आपने देखा होगा व्हाट्सएप का कुछ हद तक बहुत कम हो गया है, और ये इंटरनेशनल कॉल्स जो आपके व्हाट्सएप पे आ जाते थे अपने आप रैंडम नंबर से, और अब जो जाके टेलीग्राम वगैरह में भी जो रैंडम मैसेजेस आ जाते हैं वो सब बहुत हद तक कम हो गए। तो और भी ट्राई ने इनको बोला है कि भाई आप जो है इसे पूरा ख़त्म करिए, अपना जितना हद तक क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करना करिए, बट ये सब चीज़ जो है ये एक्टिविटीज़ को आप ख़त्म करिए अपने प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टेलीकॉम डिपार्टमेंट रिकास्ट विजिलेंस मैकेनिज्म क्लिप्स ऑफिसर्स विंग्स। देखिए ये एक्चुअली है क्या ये न्यूज़ कि आपको पता होगी हर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक विजिलेंस कमीशन रहता है। तो तो अब जैसे टेलीकॉम का जो इतने सारे कंपनी जैसे बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, टीसीआईएल हो गया, बीपीएनएल हो गया, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ हो गया, आईटीआई जिसे बोलते हैं हम, तो उनमें क्या रहता है कि भाई आप इनके जो कंप्लेंट्स आए जैसे करप्शन के, मान लीजिए अगर कोई कंप्लेन आता है तो ये डिपार्टमेंट का भी मतलब ये कंपनीज का भी करप्शन का डिपार्टमेंट रहता है, विजिलेंस का डिपार्टमेंट रहता है। तो अब क्या रहता था पहले कि सारे 22 सर्कल्स में इनके हेड बैठते थे विजिलेंस के, और ये लोग फिर स्क्रूटनाइज करते थे या कुछ करते थे। अब क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये सर्कुलर निकाला है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर यूनिट में कोई करप्शन का केस आता है, तो उसका डिपार्टमेंट नहीं, चीफ विजिलेंस कमीशन हेडक्वार्टर से इसका सोल्यूशन देगा। ठीक है, पोर्टल पे आप अपलोड करोगे सब चीज़, पोर्टल में ही आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों कि ठीक है ये जो थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाए, मतलब थोड़ा सेंट्रलाइज हो जाएगा, बट अब इससे अच्छा भी चीज़ क्या होगा दोस्तों कि भाई अब देखिए सेंट्रलाइज हो जाएगा अगर, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई सेंट्रलाइज हो जाएगा तो आपके सारे कंप्लेंट्स एक ही जगह से आ जाएंगे, तो उधर भी फिर आप मैन पावर बढ़ाते रहो, और जो फील्ड ऑफिशियल्स है इससे फिर आपको जो कनेक्शन ज़्यादा बना पाते फील्ड में ये बना नहीं पाएंगे, मतलब एज एन उनको ग्राउंड लेवल का ज़्यादा पता रहता है। अच्छा, फिर इसके बाद एक चीज़ और है क्या, इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई आप हमें बोल रहे हो हम सेंट्रलाइज़ कर देंगे, लेकिन नहीं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत होगा, तो हम अपने रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफिसर से मदद लेंगे। तो इन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे किया कि हमने डिसेंट्रलाइज्ड ही रखा है मॉडल को, जस्ट दैट अल्टीमेट पावर हमने हेडक्वार्टर्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज दोस्तों, फसाई टू स्टडी WHO रिपोर्ट ऑन पॉसिबल लिंक बिटवीन एस्पर्टेम एंड कैंसर। देखिए एक्चुअली WHO का रिपोर्ट आया था कुछ कुछ दिन पहले कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो रहते हैं, जो ड्रिंक और बेवरेजेस वगैरह में एडेड रहता है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई कार्सिनोजेनिक रहते हैं ये सब। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ईटरीज इन हरियाणा कैन स्टे ओपन 24 आवर्स। दोस्तों ये न्यूज़ क्या है कि हरियाणा जो है एज अ स्टेट अपने आप को ऐसा प्रमोट कर रहा है कि हम काफ़ी काफ़ी एक कॉरपोरेट फ्रेंडली स्टेट है, तो आइए आप अपना सेटअप इधर डालिए। पहले हम लोग ने न्यूज़ पढ़ा था कि हरियाणा जो है अपने स्टेट में अपने वर्क प्लेसेस में जो है लिकर्स अलाउ कर रहा है, और अब हम लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं कि हरियाणा जो 24 आवर्स ओपन रख रहा है ईटरीज़ को। तो इससे क्या है, नाइट लाइफ बनता है, कॉरपोरेट के लोग और अट्रैक्ट होते हैं हरियाणा की तरफ, और इससे गवर्नमेंट का ये चीज़ कहना है कि भाई रेवेन्यू भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा न्यूज़ था। नेक्स्ट इज दोस्तों, स्ट्रीमिंग एंड ई पब्लिशिंग कंपनीज जॉइंट फाइट अगेंस्ट गूगल्स बिलिंग पॉलिसी। देखिए ये न्यूज़ को मैंने पहले भी कवर किया। ये न्यूज़ बेसिकली क्या बोल रहा है कि गूगल के खिलाफ काफ़ी कंपनीज एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई गूगल का जो बिलिंग पॉलिसी है वो काफ़ी अनफेवरेबल है फॉर द स्मॉल प्लेयर्स। गूगल क्योंकि अपना इतना डोमिनेंट पोजीशन रखता है, तो स्मॉल प्लेयर्स लोग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बिलिंग कमीशन वगैरह चार्ज करता है। ठीक है, तो इसके खिलाफ जो कई सारे कंपनीज है जैसे मैट्रिमोनी, शादी.com, और कई सारे जो छोटे मोटे ऐप डेवलपर्स हैं, उन्होंने कंप्लेन किया है हाई कोर्ट में। अब उनका ये कहना है कि भाई आप हमें रिलीफ प्रोवाइड कराइए गूगल के जो बिलिंग पॉलिसी से, और इनका ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई गूगल का पेमेंट पॉलिसी जो है इनका ये एलिगेशन कि पेमेंट पॉलिसी हैज़ वायलेटेड लोकल लॉ एंड इम्पोजिंग 11 to 26% कमीशन ऑन देयर रेवेन्यू इज़ ऑफकोर्स अनजस्टिफाइड। तो ये एक न्यूज़ है, देखते हैं अब हाई कोर्ट इसमें क्या स्टेटमेंट देता है, क्योंकि देखिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाएगा ये हाई कोर्ट का रूलिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे अब
एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर मैटर जा सकती है, दूसरा चीज़ ये भी है कि एक बेंचमार्क सेट होगा कि ऐसे डोमिनेंट पोजीशन जैसे गूगल होल्ड करता है, जैसे मेटा होल्ड करता है, तो ये सारी कंपनीज के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं अगर ये अपने डोमिनेंट पोजीशन को इंडिया में मिसयूज़ करेंगे तो। नेक्स्ट दोस्तों रेगुलेटर रिलेटेड है, MCA मेटी रूल्स डिवाइडेड एंड डिजिटल मार्केटिंग रेगुलेशन। देखिए MCA जो कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, और मीटी जो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस पे ये दोनों जो बॉडीज़ हैं इनका जो रेगुलेशन अब ये करेगी डिजिटल इस पे मतलब डिजिटल मार्केट पे, वो अलग अलग स्पेस होगा। क्या होगा? MCA टू हैंडल कंपटीशन इश्यूज वाइल मेटी टू हैंडल सेक्टर स्पेसिफिक एंड टेक्निकल इश्यूज। देखिए कई सारे रीज़न के लिए किया जाता है। एक तो ये कि ये दोनों बॉडी एक ही चीज़ को रेगुलेट कर रही है, दैट इज़ डिजिटल मार्केट। अब इस बॉडी का अगर रोल डिवाइड नहीं किया जाएगा तो उससे होगा प्रॉब्लम क्या कि दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता हो रूल्स आ जाए। अब जैसे हम लोग ने देखा था कि ई-कॉमर्स को लेके जो कंज्यूमर अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ने सेम चीज़ों पे अलग अलग व्यूज़ दे दिया अपना, तो इससे क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ गया। फिर इसमें अपने अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ये चीज़ों को बांट दिया गया है। जैसे कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीटी जो है वो एक्सपर्ट है सेक्टर स्पेसिफिक टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करने में, एंड MCA और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दे कैन बेस्ट हैंडल द कंपटीशन इश्यूज़ इन्वॉल्विंग सच इंटरमीडिएट्स। कौन कौन है इसमें? ऑब्वियसली जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, एक्सेट्रा। अब इसमें दो बिल्स आने वाले हैं जो कि मेटी और MCA लेके आएगी ये डिजिटल मार्केट स्पेस को रेगुलेट करने के लिए। डिजिटल कंपटीशन एक्ट जो कि लेके आएगा MCA, एंड डिजिटल इंडिया बिल जो कि लेके आएगा मेटी। तो अब इससे क्या हुआ, अब ये दोनों जो अलग अलग हो गया, डिजिटल कंपटीशन एक्ट अब MCA लेके आएगा तो उनका रेगुलेशन अब डिफाइन हो जाएगा। भैया तुम कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ों को ही देखोगे, तुम बाकी टेक्निकल इश्यूज़ को कैसे डील करना है तुम ये सब चीज़ नहीं देखोगे। सिमिलरली मेटी का भी जो रेगुलेशन है वो डिफाइन हो गया एक तरफ से देखा जाए तो। नेक्स्ट दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज टू टॉक रूल्स विद स्टेट्स। देखिए गेमिंग से रिलेटेड गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ लक, ये सब चीज़ जो है अभी ऑलरेडी ये सब चीज़ के लिए काफ़ी रूलिंग आ चुका हाई कोर्ट के द्वारा। अब इसमें क्या है कि सेंटर ने कुछ डिफाइन कर दिया रूल्स कि हाँ भाई ऐसे ऐसे गेमिंग ऐप्स चल सकते हैं, बेटिंग के या गेमिंग ऐप्स चल सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई बेटिंग जो एक सब्जेक्ट है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, तो इवन इफ सेंटर फ्रेम्स द रूल state can very well prohibit it. So states like Tamil Nadu, Odisha, Assam, Telangana, they are not on the same page with the center. So these companies, the federation of this company is going to the federation of this company is going to approach the respective states that center has aligned with our हम बीच का कोई सोल्यूशन निकाल चुके, तो सेंटर हैज़ अलाइंड विथ आवर सजेशंस, तो आप भी प्लीज़ अलाइन कर जाइए सो दैट अक्रॉस स्टेट्स हमारा एक ही पॉलिसी चले। अब देखते हैं कितना हद तक क्या हो पाएगा। इस न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेटिंग जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के ऊपर अल्टीमेट पावर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, DGGI सीक्स हायर GST फ्रॉम ऑटो पार्ट्स मेकर्स। एक्चुअली मैं बताता हूँ ये मुद्दा क्या है। ऑटो पार्ट मेकर्स जो है कुछ पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि प्योर प्ले ऑटोमोटिव में यूज़ होने वाला है, बट ये लोग क्या कर रहे हैं उस स्पेसिफिक HSN कोड से मंगा रहे हैं जिस स्पेसिफिक HSN कोड का एक पार्ट मेंशन्ड है GST के बुक्स में, GST के जो HSN कोड्स में मेंशन्ड है। अब इसमें क्या है कि जो ये पार्ट्स का जो GST है वो है 18%, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि एक स्क्रू जो है ऑटोमोटिव में जो लगता है स्पेसिफिकली वो मंगा रहे हैं, बट स्क्रू का जो HSN है वो 18% पे लगा हुआ है। बट क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल में यूज़ होगा, GST डिपार्टमेंट बोल रही है कि भाई आप इसको एक दूसरा क्लासिफिकेशन है GST में, दैट इज़ पार्ट्स एंड एसेसरीज ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसमें आप इसे यूज़ करिए। आप इसको स्पेसिफिक
वो HSN के अलावा आप इसको इन जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए। और ये जनरल कैटेगरी का GST कितना है? 28%। तो अब इंडस्ट्री इसे पे की कितना है अभी तक? 18%। GST डिपार्टमेंट कितना डिमांड करिए? 28%। तो अब इसके कारण जो एक्स्ट्रा टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाना है वो है 1200 करोड़ रुपया। अब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है, अब कौन से रूलिंग को साइड करिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एक केस लॉ हुआ था, मेजर्स वेस्टिंग हाउस सेक्स बाय फार्मर। इसमें क्या हुआ था कि ये लोग ने भी रिले पार्ट्स को इंपोर्ट किया था रेलवे का, ठीक है। अब रेलवे का जो रिले पार्ट्स को इंपोर्ट किया था, वो पार्ट्स का जो है अगर आप रेलवे के पर्पज़ से इंपोर्ट करते हो तो उसमें कम GST लगेगा, बट वो पार्ट का स्पेसिफिकली जो GST वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला कि नहीं, क्योंकि ये रेलवे के लिए यूज़ हो रहा है तो हम इस पर कम GST चार्ज करेंगे, दैट इज़ मतलब लोअर टैक्स रेट चार्ज करेंगे एज़ कम्पेयर टू वो स्पेसिफिक पार्ट का जो टैक्स रेट है। तो GST अथॉरिटीज़ ने बोला ठीक है, ये केस तो हम हार गए। अब ये लोग ने, तभी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि ये जजमेंट है ऑटोमोटिव को ख़राब करेगा। मतलब ऑटोमोटिव का कोई गलती नहीं है, बट ये जजमेंट जो है अब GST अथॉरिटी ने क्या किया, इसी एज इट इज़ को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लगा दिया। अब ऑटोमोटिव में क्या है, जैसे मैं आपको समझाया, पार्ट्स का स्पेसिफिक 28% है, सॉरी पार्ट्स का स्पेसिफिक 18% है, इन जनरल 28%। तो GST अथॉरिटीज़ बोल रहे हैं कि भाई आप ही के जजमेंट के हिसाब से आपने बोला था कि क्योंकि इन जनरल रेलवेज़ के लिए इंपोर्ट हो रहा है तो ये रेलवेज़ का GST, तो हम भी यही चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि इन जनरल ऑटोमोटिव के लिए इंपोर्ट हो रहा है तो हम इसमें 28% लगाएंगे। तो ये चीज़ का एक प्रॉब्लम आ जा रहा है। हालांकि इसमें जैसे ये केस स्टडी निकला था, जैसे ये केस लॉ निकला था फार्मर सेक्स बाय वाला, उसमें क्या हुआ था, GST अथॉरिटी ने एक सर्कुलर भी निकाला था कि भाई हम जो है ये जो रूलिंग आया है इसे इन जनरल अप्लाई नहीं करेंगे, वाइडर इश्यूज़ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अब जो कि GST अथॉरिटीज़ ने खुद ही इसको ऑटोमेटिक के लिए अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर पहुँचेगा। तो कैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अगर दे देती तो ऑटोमोटिव को प्रॉब्लम होगा, और अगर जजमेंट टैक्स अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट दे देती है तो वो क्या चीज़ से जस्टिफाई कर सकती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, केस स्टडी देखने लायक होगा। नेक्स्ट दोस्तों, नो टेकर्स येट फॉर लिकर एट वर्क प्लेसेस। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ क्या है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, इनफैक्ट आज भी ये न्यूज़ डिस्कस हुआ है कि लिकर पॉलिसी जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, वो ये बोलती है कि कोई भी ऑफिसेज जो हरियाणा में खुली है, अगर उनका 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा वर्क स्पेस है और उनके 5,000 एम्प्लॉय से ज़्यादा है, तो वो अपना एक लिकर लाइसेंस ले सकता है, और उस लाइसेंस के हिसाब से वो 10 लाख रुपए देके लिकर लाइसेंस ले सकता है, और 10 लाइसेंस के हिसाब से वो अपना लिकर बांट सकते हैं। तो अब ये अच्छे से किक ऑफ नहीं हुआ, इसके कुछ रीजंस हैं, और मैं आपको बता दूं, हरियाणा फर्स्ट स्टेट है जो ये पॉलिसी लेके आ रहा है। किक ऑफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो कल्चरल माइंडसेट वैसा नहीं है इंडिया में कि भाई आप लिकर के साथ वर्क करो। फिर दूसरा चीज़ ये है कि भाई अब आपको कोई ऐसे 5,000 एम्प्लॉयज़ वाले और 1 लाख स्क्वायर फीट वाले ऑफिसेज एटलीस्ट बहुत कम मिलेंगे। और ये जो लाइसेंस फ़ीस है, इनका ये कहना है कि भाई ऑफिसेज का ये कहना है कि भाई हमारा जनरली तो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में लिकर का तो फैसिलिटी रहता ही है, मतलब कोई कैफ़ेज़ वगैरह तो रहते हैं, हम क्यों एडिशनल खर्चा करके और लिकर का वो चीज़ करें, जिसको पीना है वो जाके बाहर पी ले। तो ये सब कुछ रीजंस के कारण जब तक पॉलिसी अगर अमेंड नहीं होगी तो इंडस्ट्री का ये चीज़ कहना है कि पॉलिसी किक ऑफ नहीं हो पाएगी। आपका इस पॉलिसी में क्या व्यू पॉइंट है, क्या ये चीज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, सऊदी ऑयल कट सी टॉप बायर्स लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, रशिया ने ऑलरेडी ऑयल कट के लिए अनाउंस कर दिया है, अभी सऊदी अरेबिया भी अनाउंस कर देगा। तो जो बायर्स ऑफ ऑयल है, मेनली जो इंडिया है और काफ़ी एशियन कंट्रीज़ है, चाइना है, तो ये लोग अब ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना चालू कर दिए। अब ऑल्टरनेटिव्स में कौन कौन मिलेंगे इनको, या तो यूएस मिलेगा, या तो वेस्ट अफ्रीका मिलेगा, या तो नॉर्थ सी से जो हमें ऑयल मिलेगा वो मिलेगा। तो इसमें ये बोल रहा जा रहा है कि भाई जो लोग ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। 3% ऑफ दी ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की बात चल रही है, तो इससे ऑब्वियसली ऑयल प्राइस थोड़ा बढ़ सकता है। बट अगेन ये लोग थोड़ा अभी इसलिए भी सप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट का भी ऑयल मतलब प्राइसेस अभी काफ़ी डाउन है, तो ये लोग सप्लाई कट कर रहे हैं क्योंकि भाई उनका अपना वो नहीं खोना, मार्जिन नहीं खोना इतने एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के लिए। तो अब देखते हैं इस पर आगे क्या आएगा। बट हाँ, ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हम टोटली इन दोनों तीनों कंट्रीज़ में डिपेंडेंट है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, सेबी आस्क कस्टोडियंस ऑफ एआईएफ्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए ये जो मचाया हुआ है ये अडानी का मचाया हुआ है। अडानी हिंडनबर्ग का जो केस हुआ था उसके कारण ही सेबी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया इस सब चीज़ को लेके। अब जो है सेबी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 एआईएफ्स जो है उनको बोल रही है कि आप 25% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स अगर आपका सिंगल एंटिटी में है, अगर कोई एआईएफ का, तो वो उस कस्टोडियन को बोल रही है कि हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। और कैटेगरी 3 के लिए कितना है, 10% से ज़्यादा इन्वेस्टेबल फंड। दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टेबल फ़ंड क्या होता है, जितना उस एआईएफ के पास पैसा है माइनस जितना वो एक्सपेंसेस में खर्चा करती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का या फीस वगैरह जो चार्ज करती है, उसके लिए उसके पास जो पैसा बचता है वो हो गया उनका इन्वेस्टेबल फ़ंड। और ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या ले रही है, इन्वेस्टिंग कंपनी नेम्स, quantum of investable surplus on day of investment, if investing company is associate of fund, extent of offshore investment, ये सब सारे मतलब आप समझ लीजिए और ज़्यादा डिटेल्ड उनका डिस्क्लोजर्स ले रही है। क्यों ले रही है, मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज़ का रीज़न कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एआईएफ एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे, ठीक है। या तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो हम लोग ने बना के रखा है उसको आप ब्रीच कर रहे हो थ्रू अदर रूट्स, दैट इज़ एआईएफ या अलग अलग एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए सेबी जो है ये नियम कानून लेके आ रही है। फिर ये एक हिस्टोरिक ईयू की तरफ से रेगुलेशन आया है दोस्तों, एप्पल अमेजॉन मेटा कम अंडर स्कोप ऑफ न्यू ईयू एंटी ट्रस्ट रूल्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका है क्या। ईयू ने गेटकीपर रूल निकाला है। गेटकीपर मतलब अगर कोई कंपनी का 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स है या 75 बिलियन के मार्केट कैप से ज़्यादा है उस कंपनी का, तो वो कंपनी गेटकीपर कहलाएगा। अब अगर गेटकीपर कहलाएगा तो वो कंपनी का 2024 से मार्च 2024 से एडिशनल डूज और डोंट्स आ जाएंगे उस कंपनी के लिए। तो अब उस कंपनी को और ज़्यादा हद तक रेगुलेट किया जाएगा, उस कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशंस ज़्यादा होंगे कि भाई अपने आप को मतलब ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं चलाना है। कौन कौन से कंपनीज इसमें आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, एप्पल, बाइटडांस, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट एंड सैमसंग, तो ये सब चीज़ के अंडर आ ही जाएंगे। तो अब ये सब कंपनीज़ को थोड़ा लग रहा है कि भाई हम कैसे फिर इतना रेस्ट्रिक्शन के साथ काम करेंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ है कि इनको अपना प्लेटफॉर्म में थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी एनलिस्ट करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट्स एंड ऑल। तो ये सब अलग अलग और भी कई सारे ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि गेटकीपर कहलाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मेटा सीक्स टू टाई डाउन ट्विटर विथ थ्रेड्स। ये न्यूज़ का हेडलाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट ये न्यूज़ इतना सिंपल है कि भाई मेटा जो है, जो कि पहले फेसबुक था, वो अब ट्विटर का रिप्लेसमेंट में थ्रेड्स करके एक ऐप लेके आ रही है। तो इससे क्या होगा कि भाई ट्विटर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, मतलब रिप्लेस एज एन ट्विटर के कंपटीशन में बोल लीजिए आप। ट्विटर ने अभी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि भाई ब्लू टिक के लिए पैसा दो, कुछ पोस्ट से ज़्यादा करना है तो पैसा दो, इस टाइप का कुछ कुछ रूल्स लेके आ रहे हैं ट्विटर। तो ये सब चीज़ से लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। ट्विटर का ऐसा है कि भाई ट्विटर को ये अज्यूम करके बैठ गए शायद कि भाई हम ही है जो है इस प्लेटफॉर्म का, हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ऑफकोर्स रिप्लेसमेंट तो देखिए सब चीज़ का होता है। तो अब जो है मेटा जो है थ्रेड्स लेके आ रही है। ये ऐप अगर ये लेके आ रही है तो ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये काफ़ी मतलब सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे जो कि ट्विटर ने खुद के ऊपर अप्लाई कर लिया है। मैं कहूँगा कि रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हद तक उसके लिए है जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया, तब से रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए हैं ट्विटर पे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों आज का लास्ट न्यूज़, नाटो एग्रीज टू एक्सटेंड स्टोल्टेनबर्ग्स मैंडेट। देखिए स्टोल्टेनबर्ग जो है वो फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर है। इनका टेन्योर को और एक्सटेंड कर दिया है। देखिए इनका इनिशियल अपॉइंटमेंट 2014 में किया गया था, 4 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट रहता है। 4 साल से 2018 में वापस से इनको एक्सटेंड कर दिया गया था और 2018 से लेकर 2022 में इनका टर्म खत्म हो जाना चाहिए। बट क्योंकि रशिया यूक्रेन का इन्वेजन हो गया था तो अब वापस से इसे बढ़ा के अक्टूबर 2022 में इनका टर्म तक एक्सटेंड कर दिया गया। ये अपॉइंटमेंट होता क्या है, मतलब देखिए इसका कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। नाटो का जो 31 कंट्रीज़ का जो टीम रहता है, मतलब 31 कंट्रीज़ का जो नाटो है, उसमें ये लोग आपस में एक हेड को सिलेक्ट करते हैं एज ए सेक्रेटरी। तो अब ऑब्वियसली इनको वापस से सिलेक्ट किया गया। तो इसमें क्या है, वेस्ट अपना थोड़ा डोमिनेंस देके बना के रखता है। तो यूएस हो गया, यूक्रेन हो गया, ये लोग अभी काफ़ी खुश है इनके अपॉइंटमेंट से। मतलब यूएस तो वेस्ट के हिसाब से खुश हो गया और बाकी यूक्रेन इसलिए खुश हो गया कि भाई इनको अगर ये रहेंगे तो हमें ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा नाटो से। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको लेक्चर यूज़फुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में और अपने रिव्यूज़ देते रहिए जैसे आप रिव्यूज़ दे रहे हैं। और दोस्तों को प्लीज़ रिकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल। हैव अ नाइस डे।